Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal and in this video we will be starting with a new chapter, that is chapter number 9 of ACCA F5, and the name of the chapter is Risk and Uncertainty. So guys, अब risk क्या होता है, uncertainty क्या होता है, these are two different terms जिन्हें हमें separately समझना पड़ेगा इस chapter के लिए. So सबसे पहले बात करते हैं risk की. अब मैं इसका तुम्हें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि रिस्क क्या होता है, अनसर्टेनिटी क्या होता है. अब रिस्क इज लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुम विदाउट हेलमेट बाहर जा रहे हो. जैसे आई लिव इन पंचकुला एंड आई एम गोइंग टू चंडीगढ़. जैसे यहाँ पे 15 किलोमीटर्स का डिफरेंस है, ठीक है. सो मैं विदाउट हेलमेट चंडीगढ़ जा रहा हूँ और मुझे पता है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है. सो एक प्रॉबिलिटी है कि मुझे पता है कि अगर मैं विदाउट हेलमेट चंडीगढ़ जाऊंगा, मोस्ट लाइकली मेरा 30 to 40% चांस है कि मेरा चालान कटेगा. चालान मतलब मुझे पेनल्टी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी कि आई वॉज राइडिंग माई बाइक विदाउट यूजिंग हेलमेट. तो ये है रिस्क, कि रिस्क इज़ समथिंग विच इज़ नोन, कि मुझे पता होता है कुछ परसेंटेज कि ये रिस्क है कि ऐसा होगा. 30% चांस है कि चालान होगा ही होगा, 30%. अब आता है अनसर्टेनिटी. अब अनसर्टेनिटी के अगर मैं विदाउट हेलमेट जाऊँ चंडीगढ़, सो मेरा एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा. एक्सीडेंट हो गया तो कितनी हड्डियाँ टूटेगी, कितनी हड्डियाँ टूटेगी ये भी नहीं पता, है ना. सो दिस इज़ समथिंग विच वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि हमारा कितनी हड्डियाँ टूटेगी, कि एक्सीडेंट होगा नहीं होगा. इसके भी कोई परफेक्ट चांस नहीं है कि 10% चांस है एक्सीडेंट होगा, 5% चांस है एक्सीडेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता. सो अनसर्टिनिटी इज समथिंग जिसका आउटकम वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किस लेवल का होगा. और रिस्क जो होता है उसको हम पहले से थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है. अब तुम कहोगे सर इस हेलमेट का, इस चालान का, इस चीज़ का इस चैप्टर से क्या लिंक है. इस चैप्टर से इस पार्ट का ये लिंक है कि अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ, लेट्स से एक बिजनेसमैन है, ठीक है, दिस इज़ अ बिजनेसमैन. ये अपनी जो बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ इन चंडीगढ़, ये जो भी चीज़ का भी बिजनेस कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये शर्ट्स बना रहा है, ही मेक शर्ट्स. इसने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, अभी मेरा सारा आउटलेट चंडीगढ़ में है, मैं चंडीगढ़ में ही बना के चंडीगढ़ में ही सेल करता हूँ. लेट्स एक्सपैंड द एरिया. मैं चंडीगढ़ के साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दिल्ली भी कवर करूँ, मैं दिल्ली में भी अपना सामान बेचूँगा. तो उसको पता है कि दिल्ली में जो भी शर्ट्स वगैरह हैं ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, ये है, तो देयर इज़ अ चांस कि 20 to 30% कि उसका काम चल पड़ेगा, और 70 to 80% चांस है कि उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत डिफरेंट मार्केट है वहाँ की, एंड बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो रेट स्लैशिंग होती है, ठीक है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिस्क. अब अनसर्टेनिटी क्या होती है. अनसर्टेनिटी इज, अभी ये शर्ट्स बना रहे हैं, इसने बोला कि मैं एक नई शर्ट्स बनाता हूँ, नए डिज़ाइन की शर्ट्स बनाता हूँ जो आज तक इंडिया में किसी ने नहीं बनाई, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड ने नहीं बनाई. समथिंग न्यू डिज़ाइन, ठीक है. वो क्या डिज़ाइन होगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं अगर सोच सकता तो शायद मैं ही ऐसी शर्ट्स बना देता, तो मुझे नहीं पता. जस्ट एन एग्जाम्पल कि इसने न्यू शर्ट्स का डिज़ाइन सोचा, इसने बोला कि अब मैं ये नई शर्ट्स बनाता हूँ. अब ये शर्ट्स ऑलरेडी बिजनेसमैन कोई भी बनाता नहीं है, मार्केट में इस टाइप की कोई शर्ट भी नहीं है, तो इस पर्सन को बिल्कुल नहीं पता कि ये शर्ट चलेंगी नहीं चलेंगी. ही कैन नॉट मेक अ प्रोबेबिलिटी, वो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकता कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा. देयर इज़ नो परसेंटेज कि चलो 10% चल जाएगा, 15% चल जाएगा. यू नेवर नो, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू प्रोडक्ट जो मार्केट में आज तक नहीं आया. सो दिस इज़ अ वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. तो क्रक्स ये होता है, रिस्क को हम असेस कर सकते हैं इन परसेंटेज के, थोड़ा बहुत हम असेस कर सकते हैं कि हाँ यार रिस्की है, होगा. अनसर्टेनिटी को हम असेस नहीं कर सकते कि हमारा कितना अनसर्टेन है, कितने परसेंटेज अनसर्टेन है. दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. सो सबसे पहले जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो अगर इसकी मैं थियोरी पढ़ूँ, ऑल बिजनेसेस फेस रिस्क. रिस्क इज़ द वेरिएबिलिटी ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स. कि वेरिएबिलिटी ऑफ पॉसिबल रिटर्न मतलब जो रिटर्न्स हमें आएंगी, देयर इज़ अ वेरिएबिलिटी ऑफ लाइक 80% टू 7, जैसे 30 to 60% चांसेस है. वेरिएबिलिटी मतलब चांसेस ऑफ पॉसिबल रिटर्न, कि एक्सपेक्टेड है इतना तक रिटर्न होगा.
Risk management is important in a business. It is the process of understanding and managing risk that an organization is inevitably subject to. कि अब ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के रिस्क होते हैं, नए काम से रिलेटेड, जो ऑलरेडी काम चल रहा है उसकी नई टेक्नोलॉजी आ गई उसके रिलेटेड, देयर आर लॉट ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस. तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब भी कोई स्टेप उठाते हैं, जब भी कुछ काम करते हैं, बिजनेस इटसेल्फ इज़ अ रिस्की थिंग. बिजनेस मीन्स रिस्क. जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है उसके माइंड में होता है कि दिस इज़ रिस्की थिंग, हो सकता है मेरे लॉसेज हों, हो सकता है मेरे प्रॉफिट हो. तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि अगर हमें पता है कि आगे रिस्क हो सकता है या प्रॉब्लम आ सकती है, हम उसको पहले से ही मैनेज करके चलें, मिटिगेट करके चलें कि वो रिस्क ना हो. हम रिस्क अच्छे से देख के समझ के कोशिश करें कि वो प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, दैट्स वाई रिस्क मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब तुम्हारे को जो मैंने डिफरेंस बताया था रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का, वो इन्होंने यहीं बताया हुआ है, जो मैंने समझाया था. एग्जाम्पल इनका अलग है. So there are number of possible outcomes and the probability of each outcome is known. कि probability of each outcome, जैसा मैंने बताया था, like 60 to 80% chances है कि हमारा काम हो जाएगा. अनसर्टेनिटी, देर इज़ अ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज़ नॉट नोन. हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो सकता है ना हो सकता है एक्सीडेंट हो तो इतनी हड्डियाँ टूटे, हो सकता है हड्डी ना टूटे. देर आर नंबर ऑफ आउटकम्स बट द प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट नोन. हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है. ठीक है, इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया एक बार वो भी पढ़ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं रिस्क का एग्जाम्पल ले रहा हूँ. बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ डिगिंग द ऑयल इन अ पर्टिकुलर एरिया, एन ऑयल कंपनी में एस्टिमेट दैट दे हैव 60% चांस ऑफ फाइंडिंग ऑयल एंड अ 40% चांस ऑफ नॉट फाइंडिंग ऑयल. कि उनको एक एरिया मिला, लेट से ये एक एरिया है, खेत है ये, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम ऑयल डिग करेंगे, तो ऑयल अगर इनको मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है, बट देयर इज़ अ 60% चांस कि यहाँ पे हमें ऑयल मिल ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग उस एरिया में जा चुके हैं, ऑयल निकाल चुके हैं, तो 60% लोगों को ऑयल मिल गया है. तो देयर इज 60% चांस दैट वी विल फाइंड ऑयल एंड 40% चांस दैट वी विल नॉट. एंड अनसर्टेनिटी का एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने बताया था, अनसर्टेनिटी में हम प्रोबेबिलिटी, वी कैन नॉट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. सो फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है, सेम ऑयल कंपनी में डिग ऑयल इन अ प्रीवियसली अनएक्सप्लोर्ड एरिया. अब यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे इस एरिया में लोग आ चुके थे, किसी ने यहाँ पे डिग किया, किसी ने यहाँ डिग किया, किसी ने यहाँ डिग किया, तो प्रॉबेबली 60% लोगों को ऑयल मिल गया. अब मैंने बोला कि मैं एक नए एरिया में जाता हूँ, लेट्स सी यहाँ पे ऑयल मिलता है कि नहीं मिलता. अब इस एरिया में कोई आज तक नहीं गया, दिस इज़ अ अनएक्सप्लोर्ड एरिया, सो दैट मीन्स आई डोंट हैव एनी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी विच आई कैन से कि शायद 30% चांस है मुझे मिल जाए, क्योंकि आज तक किसी ने डिगिंग ही नहीं करी यहाँ पे, है ना. तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ना मिले, बट कितनी है, कितने परसेंटेज है, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट. So that is called uncertainty. So company knows that it is possible for them to either find or not find oil, but it does not know the probabilities of each of outcomes. के दोनों की probability क्या है, कितने percentage chances हैं. This is a minor difference between risk and uncertainty. हालांकि हम जो चैप्टर आगे पढ़ेंगे ऐसा नहीं है रिस्क को अलग, अनसर्टेनिटी को अलग, इनको कंबाइन करके ही हम पढ़ेंगे कि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हमें कम करनी है, उसके लिए हमें चीज़ें मैनेज करनी है. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है द रोल ऑफ मार्केट रिसर्च टेक्निक्स. अब मार्केट रिसर्च टेक्निक्स क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में जाके, जैसे मैंने एग्जांपल तुम्हें दिया था, दिल्ली में जाके वो बिजनेसमैन अपनी शर्ट्स सेल करना चाहता है. जस्ट एन एग्जांपल, उसने क्या किया, उसने पहले कुछ शॉप्स में, जो दिल्ली की अच्छी शॉप्स थी, वहाँ पे जाके उसने अपनी सैम्पल शर्ट्स रखी, ठीक है, और वहाँ को उनके जो शॉप्स के सेल्समैन होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, उसको थोड़े से पैसे दे दिए कि जब भी कोई बंदा आए आप ट्राई करो उसको हमारी शर्ट चिपकाने की, इन द सेंस चिपकाने, इन द सेंस जैसे आजकल होता ही है, तुम जाते हो वो तुम्हें कन्विंस करके तुम्हें सामान बेच देते हैं, दिस इज़ देयर जॉब. सो उन्होंने, जो सेल्समैन था, ये 2-3 सेल्समैन थे, जब उन्होंने देखा कि एक कस्टमर आया, तो सेल्समैन ये तुम्हारे पास आया, उसने तुमसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, यू सेड आई वॉन्ट टू बाय शर्ट्स. उसने बोला सर अपनी रेंज बताओ, अपने कलर्स बताओ, अपनी प्रेफरेंसेस बताओ.
उसके बाद जब तुम शर्ट्स ले रहे थे, ये तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं बताएगा, पहले ये तुम्हें कन्विंस करेगा कि इसके पास माल बहुत अच्छा है, तो ये तुम्हें अपनी शॉप पे बुलाएगा, जब तुम्हें अलग अलग जो तुम्हें चाहिए वो वाली शर्ट्स दिखाएगा, तुम्हें कन्विंस करेगा, तुम 1-2 शर्ट्स फाइनल कर लोगे, जब तुम्हारा मन बन जाएगा हाँ यार शर्टें तो बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, फिटिंग बहुत अच्छी है, तो लेट्स बाय दी शर्ट्स, वो तभी तुम्हें बोलेगा कि सर इफ़ यू वांट, एक नई शर्ट हमारे पास आई है, आप वो ट्राई करके देखो आपको कैसी लगती है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, चाहे कोई भी की ना हो, ठीक है। उसने जो इस बिजनेसमैन ने शर्ट दी थी दिल्ली में, वो ये शर्ट इसको दिखाएगा एंड कोशिश करेगा इसको कन्विंस करने की, कोई भी रीज़न बोल के कि सर ये बहुत अच्छा कपड़ा है, ये कहीं नहीं जाने वाला कपड़ा, आप देखना ये सूख भी जल्दी जाता है, ये ऐसा कपड़ा है, प्रॉब्लम भी नहीं आती, इसके कलर भी फेड नहीं होते, लॉट ऑफ थिंग्स ही विल से, ठीक है। सो उसने तुम्हें वो शर्ट सेल कर दी। अब ऐसे जब तुम बहुत सारी शर्ट्स लेके गए, तो शर्ट लेने के बाद तो तुमसे ये भी पूछेगा कि सर आफ्टर अ मंथ यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम द कंपनी कि ये जो शर्ट आप लेके गए हो इसका रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। तो पॉइंट इज, वो रिस्पॉन्स से तुम्हें पता चलेगा कि तुमने सैम्पल शर्ट्स अपनी दी थी, क्या लोग और शर्ट्स मांग रहे हैं, अगर मांग रहे हैं दैट मीन्स डिमांड है, तो तुम ये शर्ट्स दिल्ली में सेल कर सकते हो। अब जिन लोगों ने ये शर्ट ली थी वो घर जाके सबने गालियाँ दी हैं, गंदी गंदी मेल्स लिख के भेजे कि क्या तुमने शर्ट्स दे दी, बेकार शर्ट है, ये है वो है इसको पता चल जाएगा कि मैं अपनी शर्ट दिल्ली में नहीं सेल कर सकता, ठीक है। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ मार्केट रिसर्च टेक्निक, जिससे आप अपना रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कम कर सकते हो, कि पहले मैंने सर्वे किया, मार्केट रिसर्च करके देखा कि क्या मेरा ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर कुछ लोगों की जजमेंट से पता चल रहा है कि कुछ लोगों ने बोल दिया काम नहीं चलेगा, सो वो भी आम जनता ही थी, आम जनता के ही कुछ सिलेक्टेड लोग थे, सो दैट मीन्स इसके बेस पे आई कैन से कि मेरा काम आगे नहीं चलेगा या बहुत ज़्यादा चलेगा। दिस इज़ मार्केट रिसर्च टेक्निक, और उसका रोल क्या होता है, टू मिटिगेट दी रिस्क। सो मार्केट रिसर्च इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ असेसिंग एंड रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, जैसे कि मैंने बताया था। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट द लाइकली रिस्पॉन्सेज ऑफ कस्टमर टू न्यू प्रोडक्ट, न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स एंड प्राइस चेंजेस, अ नंबर ऑफ रिसर्च टेक्निक्स आर अवेलेबल। तो हमारे पास कुछ रिसर्च टेक्निक्स हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था इस केस में, दिस वॉज ऑल्सो अ रिसर्च टेक्निक, कि जो मैं नया काम करने जा रहा हूँ वो चलेगा कि नहीं चलेगा। सो सबसे पहला हमारा आता है फोकस ग्रुप्स। अब फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं, ये सेम जैसे एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम किसी भी सुपरमार्केट में जाओ, ठीक है, दिस इज़ अ बिग सुपरमार्केट, यहाँ पे काफ़ी सारे एरियाज़ बने हुए हैं जहाँ सामान मिल रहा है, ठीक है, ये सुपरमार्केट है, काफ़ी बड़ी सुपरमार्केट है। जैसे तुम यहाँ से एंटर करते हो, यहाँ से शॉपिंग करी, अपनी ट्रॉली में सामान रख लिया, देन यहाँ से मूवमेंट कर करके तुम शॉपिंग कर रहे हो। इस जगह पे यहाँ पे इन्होंने एक काउंटर लगाया हुआ है जहाँ पे तुम्हें फॉर एग्जांपल कुछ नगेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, दे आर गिविंग यू फ्री नगेट्स। अब ये नगेट्स उन्होंने तुम्हें दिए कि सर आप नगेट्स ट्राई करो, और नगेट्स ट्राई करके अच्छे से ट्राई करके हमें बताओ कि आपको कैसे लग रहे हैं नगेट्स, क्या ये अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हर आदमी तो नगेट्स खाने जाएगा नहीं, बहुत ही कम लोग आएंगे नगेट्स खाने। तो जो भी लोग इनके पास नगेट्स खाने गए, उन सारे लोगों ने इनको अपने रिस्पॉन्सेज दिए रिगार्डिंग नगेट्स, कि हाँ नगेट्स बहुत अच्छे हैं, कि नहीं इन नगेट्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, ये स्पाइसी बहुत ही ज़्यादा है, एक्सेसिव स्पाइसी है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कई ने बोले कि नहीं ये नगेट्स अच्छे हैं, इतनी स्पाइसी होने चाहिए। ऐसे उन्होंने कुछ लोगों का एक छोटा सा कहते हैं ना इंटरव्यू टाइप लिया, खिला के उनको नगेट्स, और उनसे पूछा कि ये नगेट्स सही है कि नहीं है, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स उन्होंने जज करा कि हमें ये नगेट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोकस ग्रुप्स। So focus groups are common market research tools involving small groups, typically 8 to 10 people, selected from a broader population. The group is interviewed through facilitator led discussions in an informal environment in order to gather their opinion and reaction to a particular subject. एक particular subject के लिए यहाँ पे nuggets के लिए हमने उनसे एक informal environment create करके कि सर ये nuggets try करो, बड़े सही हैं, बहुत अच्छे हैं, ये अलग अलग चटनियों के साथ खा के देखो सर, बड़ा मज़ा आता है, ऐसे वैसे हेल्दी हैं, ज़्यादा फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, लाइक एग्जाम्पल लाइक दैट, ठीक है। सो
For example, a supermarket may use a focus group before a new product launch decision is made in order to gather opinion on a new range of pizza. जैसे इन्होंने पिज़्ज़ास के लिए करा था, मैंने नगेट्स के लिए करा है. These are focus groups. अब फोकस ग्रुप्स में प्रॉब्लम क्या होती है? तो सबसे बड़ी बात, रिजल्ट्स आर क्वालिटेटिव. अब कई बार क्या होता है, रिजल्ट्स आर क्वालिटेटिव मीन्स कि हमारा जो रिजल्ट है दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट. अब स्टार्टिंग में तो हमारी क्वालिटी अच्छी है, अब अच्छी क्वालिटी है तो अगर नगेट्स बहुत अच्छे हैं, टेस्टी हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, तो पीपल विल लव इट एंड वो बोलेंगे अच्छा है. लेकिन आगे जाके अगर नगेट्स की क्वालिटी ख़राब हो गई, ज़्यादा बनाने के चक्कर में हमने क्वालिटी ख़राब कर दी, ज़्यादा ख़राब नगेट्स बना दिए, तो ऑफ कोर्स मार्केट ख़राब होगी. तो रिज़ल्ट जो 5-6 बंदों से लिमिटेड ग्रुप, फोकस ग्रुप से आता है, दैट इज़ क्वालिटेटिव, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है. सेकेंड, द स्मॉल सैम्पल साइज मीन्स दैट रिजल्ट मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव. अब फोकस ग्रुप में हमने सिर्फ 8 लोगों से पूछा है. हो सकता है, अब देखो रिस्क क्या होता है, हो सकता है ये 8 के 8 पहले नगेट्स खाते हो तो ये अच्छे से नगेट्स को जज कर पाए कि नगेट्स अच्छा कि नहीं अच्छा. हो सकता है इन 8 को पता ही ना हो नगेट्स क्या होते हैं, इन्होंने वैसी मस्ती में खाया हो कि हाँ यार चीज़ तो बढ़िया लग रही है, चलो बोल दो बढ़िया है, ठीक है. और हो सकता है ये लोग नगेट्स, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नगेट्स बहुत ही पसंद है, उनको तो तुम कैसे मर्जी नगेट्स खिला लो वो तो खा ही लेंगे, उनको पसंद है नगेट्स. तो देयर कैन बी एनी पॉसिबिलिटी इन दिस केस. सो व्हाट हैपन्स इज कि जो हमारे स्मॉल साइज़ की वजह से जो हमारा रिजल्ट आया है दैट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव. आई कैन नॉट से कि रिजल्ट रिप्रेजेंटेटिव है, पक्का रिजल्ट है कि इस रिजल्ट को ब्रॉडर मार्केट भी एक्सेप्ट करेगी. समटाइम्स दिस मे हैपन कि इन लोगों की वजह से मैंने जो सोचा था वो रियल लाइफ में नहीं हो पाया, क्योंकि जो सुपर मार्केट में लोग आते हैं दे आर गुड क्लास पीपल जो सामान लेने आते हैं, ठीक है, दे बाय इन बल्क. तो जब बल्क में बंदा बाय करता है तो वो जैसे होता है ना कि तुम्हारे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्क में सामान लेना है तो कुछ एक आधा चलो ये भी डाल लो, चलो ये भी डाल लो, ऐसा होता है. बट तुम इंडिविजुअल किसी नॉर्मल स्टोर में जाओ, डिपार्टमेंटल स्टोर में, किसी नॉर्मल स्टोर में, वहाँ स्पेसिफिकली बहुत सारे नगेट्स होंगे, तो ये नहीं है कि तुम यही वाले नगेट्स लोगे. सो स्मॉल साइज़ की वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि रिज़ल्ट जो हमें आया है दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव. हो सकता है अभी जो नगेट्स इन सब में से किसी को पसंद ना आया हो, क्योंकि हो सकता है सारे चल चुल के इतना थक गए हों, सब कुछ थके हों, हमने ऊपर से उनको क्या कहते हैं स्पाइसी नगेट्स खिला दिए, वो और गुस्से में आ गए, तो उन्होंने नहीं बेकार नगेट्स है, ये नहीं चलने वाले. बट एक्चुअली में लोगों को स्पाइसी नगेट्स पसंद है, इनको पसंद नहीं है. तो देयर कैन बी एनीथिंग. इंडिविजुअल में फील अंडर प्रेशर टू अग्री विद द मेंबर्स टू गिव अ राइट डिसीजन. अब इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे ये जो मेंबर्स थे दीज वर टेलिंग अबाउट द नगेट्स के नगेट्स कैसे चल रहे हैं. अब सोचो 8 बंदों में से 3 ने बोल दिया नगेट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे, हमें तो मज़ा आया यार, क्या स्पाइसी है, मज़ा आ गया खा के. अब 2-3 बंदे ऐसे वो बोले नहीं हमें तो बेकार लगे, वो कहेंगे यार ऐसा बोलेंगे, ये कहेंगे क्या इनसे स्पाइसी नहीं खाया जाता, इनको स्पाइसी खाने की आदत ही नहीं, बच्चे हैं तो प्रेशर में आके कुछ लोगों ने बोला हाँ स्पाइसी है थोड़े बट वैसे अच्छे हैं, चाहे नहीं भी अच्छे लगे हो, स्पाइसी हैं थोड़े बट वैसे अच्छे हैं, ठीक है. तो दैट कैन ऑल्सो हैपन कि इंडिविजुअल मे फील अंडर प्रेशर to agree with other members or to give a right answer. Their cost and logistics complexity is frequently cited as a barrier, especially for smaller companies. Online focus groups are becoming more popular and help to address this issue. So cost and logistic barriers basically क्या होते हैं, जैसे मेरी जो कंपनी है नगेट्स बनाती है, अब मैंने थोड़े से नगेट्स के लिए यहाँ पे अपना एक सेटअप बनाया, ठीक है, यहाँ पे लोग खड़े किए, उनको सैलरी पे रखा 1 हफ्ते के लिए कि तुम हर रोज़ यहाँ पे नगेट्स लाओ, नगेट्स की डिलीवरी कॉस्ट. अब थोड़े से तो नगेट्स लेके आने, लेकिन ये पूरा सेटअप रोज़ लाना बंद करना, सो उसकी जो मेरी कॉस्ट आती है, cost and logistical complexity is frequently cited as a barrier. This is like a barrier जिसकी वजह से जो छोटी कंपनीज होती हैं वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में हिचकिचाती हैं कि सामान तो इतना बना नहीं, लेकिन ट्रैवलिंग कॉस्ट ये सब इतनी ज़्यादा आ रही है कि हम कैसे खर्चे करें हमारे. हालांकि सब ये बोलेंगे कि ये तो एक इन्वेस्टमेंट है जो आगे जाके रिटर्न हमें मिल सकता है, बट इट्स अ रिस्क एज वेल कि यार अगर रिटर्न नहीं मिला हमें खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे. सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज टू सर्वाइव. सो ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स आर बिकमिंग मोर पॉपुलर एंड टू हेल्प दी एड्रेस दिस इशू कि आजकल ऑनलाइन फोकस ग्रुप चल रहे हैं. अब ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स का क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे तुमने अपने नगेट्स और एक तरह से
ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे डिलीवरी पे डाल दिया और उसकी एडवर्टीजमेंट करी, तो जिसको चाहिए सीधा सीधा उसे घर पे डिलीवर करती है, ठीक है। और उसी से रिव्यू ले लिया ऑनलाइन ही, जैसे मैसेज करके या मेल करके कि सर हमें प्लीज़ रिव्यू दो कि आपको हमारे नगेट्स कैसे लगे, ठीक है। सो दैट इज़ जो हमारा होता है फोकस ग्रुप्स। नेक्स्ट आता है डेस्क रिसर्च। अब डेस्क रिसर्च क्या होता है? अब डेस्क रिसर्च एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ डेटा माइनिंग एज वेल। अब डेटा माइनिंग क्या होती है? अब तुमने मेरी शायद वीडियो देखी हो जो मैंने बनाई थी ऑन क्रिप्टो माइनिंग और क्रिप्टो करेंसी, ऐसी हमारी एक डेटा माइनिंग भी होती है। सो जो डेटा माइनिंग होती है दैट इज़ समथिंग लाइक, जैसे मैं एक चीज़ तुम्हें बोलता हूँ, डेटा माइनिंग इज़ डेटा को खोद के निकालना। सो डेटा को सर्च करना फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, लाइक फॉर एग्जांपल अब जैसे गूगल है, ठीक है। गूगल पे हम कुछ सर्च करते हैं, तो गूगल पे जैसे इफ़ यू राइट मोबाइल एग्जांपल, तो मोबाइल लिखते ही आगे क्या क्या आ रहा है, जैसे मोबाइल अंडर, सबसे टॉप पे है मोबाइल अंडर 15,000, मोबाइल उसके बाद आया मोबाइल अंडर 30,000, उसके बाद मोबाइल कवर, जैसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक कंपनी जब रिसर्च करती है, जैसे मोबाइल बनाने वाली कंपनी, उसने जब मोबाइल लिखा तो सबसे पहले लिखा है मोबाइल अंडर 15,000। इट मीन्स कि आज की डेट में जो पीपल सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं वो सबसे टॉप पे ऑफ कोर्स आता है। सो पीपल आर सर्चिंग मोबाइल अंडर 15,000 कि 15,000 से अंडर कौन कौन से मोबाइल्स हैं। तो कंपनी सोचती है कि अगर हम इस रेंज के मोबाइल्स बनाएंगे तो इनके बिकने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने सर्च करा अपने ऑफिस में बैठ के, अपने डेस्क पे बैठ के अलग अलग जगहों से डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, गूगल से, यूट्यूब से। जैसे यूट्यूब पे मैं भी जब कुछ सर्च करना होता है यूट्यूब पे, जैसे मेरे को अपनी अब इस चैप्टर की जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो अपलोड करने के साथ ही मैं ये बताऊँगा, एक इसमें टैब्स होते हैं कि इफ़ समवन सर्च तो कैसे वो मेरी वीडियो तक पहुँच सकता है। इफ़ समवन सर्च F5 रिसर्च एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, तो वो कैसे मेरी वीडियो तक पहुंचेगा। सो देर आर सम टैब्स, मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट द पॉइंट इज उसके लिए मैं भी रिसर्च करता हूँ छोटी, कि व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग, कि वो क्या लिख के उनको क्या रिजल्ट आए। तो वो चीज़ दैट इज़ कॉल्ड डेस्क रिसर्च। तो ऐसे कंपनीज भी डेस्क रिसर्च करती हैं। तो द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज, it obtains existing data by studying published and other available sources of information, example press articles, publish accounts, census information। ऐसी अलग अलग जगहों से information collect करने के बाद it can often eliminate need for extensive field work। हमारा field work का काम रुक जाता है। तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, ऐसी टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वी कैन से कि हम वो चीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बाय सिटिंग इन आवर डेस्क ओनली। दिस इज़ कॉल्ड अ काइंड ऑफ डेस्क रिसर्च, के सिस्टम पे बैठ के ही मैंने सर्च कर लिया कि मुझे व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग, रादर देन सबसे मार्केट में जाके इंडिविजुअली सबसे पूछा कि आपको क्या रेंज वाले मोबाइल चाहिए, कुछ चाहिए। मैंने अपने सिस्टम से ही देख लिया। अब फैक्टर्स कंसिडर्ड वाइल यूजिंग डेस्क रिसर्च, तो कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं डेस्क रिसर्च सर्च करने के लिए? पहला, इट मे नॉट बी एग्जैक्टली व्हाट रिसर्चर वांट्स एंड मे नॉट बी टोटली अप टू डेट और एक्यूरेट। हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, हालांकि गूगल पे तो एक्यूरेट होगी, बट काफ़ी सारी अलग अलग वेबसाइट्स पे जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे मैंने जब कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाली दूसरी कंपनीज़ की, तो वो अभी पिछले साल की है, इस साल की अभी अपडेट नहीं हुई। तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई वांट, हो सकता है वो अपडेटेड ना हो। हाउएवर इट इज़ क्विकर एंड चीपर देन फील्ड रिसर्च, ये तो मैंने बता दिया था। देर आर 3 मेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कलेक्टेड बाय डेस्क रिसर्च। अब तुम सोच रहे होगे कि सर हमने जो ऊपर पढ़ा था डेस्क रिसर्च वो ठीक है, बट डेस्क रिसर्च में किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है दैट इज लाइक इकोनॉमिक, यू कैन से इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन।
अब इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, जस्ट एन एग्जांपल कि पॉपुलेशन कैसी है, पॉपुलेशन में जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल एक नई जगह पे जैसे ABC कोई जगह है, वहाँ पे जाके अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो ABC में पॉपुलेशन कितनी है, जेंडर का बाइफिकेशन क्या है, मेल फीमेल कितने हैं, एज ग्रुप्स क्या हैं, ठीक है, ऐसे डिफरेंट चीज़ें निकलवानी। अब those are called economic intelligence. So economic intelligence can be defined as information relating to the economic environment within which a company operate. It is concerned with factors like GDP, GNP, investment, expenditure, population, employment, productivity and trends in the environment, and with an indication of company's position in the economy as a whole. A great deal of information is freely available in the area from sources such as government ministries, the nationalized industries, universities and organizations such as OECD. This is not Indian, this is UK का। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ से यू कैन गेट फ्रीली इन्फॉर्मेशन। तुम जैसे गूगल पे भी सर्च करते हो व्हाट इज़ GNP ऑफ इंडिया, तो वो GNP ऑफ एनी अदर कंट्री वो तुम्हें बहुत ईजिली मिल जाती है, ठीक है ना। दिस इज़ फ्री इन्फॉर्मेशन। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, यू कैन सर्च दिस। सो दोज आर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस विच इज़ रिक्वायर्ड, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। दूसरी आती है मार्केट इंटेलिजेंस, और यू कैन से मार्केट इंफॉर्मेशन। अब मार्केट इंफॉर्मेशन क्या होती है? मार्केट इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनीज प्रेजेंट और पॉसिबल फ्यूचर मार्केट्स. Such information will be both commercial and technical. For example, level of sales of competitor products recorded by Business Monitor on census of production, the product range offered by existing or potential competitor, number of outlet forming the distribution network for a company's product, the structure of that network by size, location, relation to the end user and best overseas market for a company. So market intelligence से हम क्या देखते हैं, ये मैंने तुम्हें पढ़ के इसलिए समझाया है क्योंकि पढ़ के अच्छे से समझ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो मार्केट इंटेलिजेंस से मुझे पता चलता है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो किस टाइप का बिजनेस कर रहा है, कौन कौन सी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वो दे रहा है, ठीक है. अगर मुझे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किस तरीके का है कि मैं डायरेक्टली सीधा सीधा रिटेलर को सामान दे सकता हूँ या मुझे होल सेलर रखने पड़ेंगे, उसके थ्रू ही मैं सेल कर पाऊँगा, ठीक है. और क्या कहते हैं, उस बिज़नेस को किस तरह से मुझे चलाना पड़ेगा, क्या मैं अलग अलग जगहों पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स ओपन करूं या फिर डायरेक्टली एक ही जगह से जहां कस्टमर को सामान चाहिए वहां भिजवा दूं. वो सारी चीज़ें मुझे मार्केट इंटेलिजेंस से पता चलेंगी, ठीक है, कि मार्केट में क्या चल रहा है. मार्केट के अंदर क्या कहते हैं ऑनलाइन सामान, जैसे आजकल ऑनलाइन हम सामान बेच रहे हैं रादर देन कीपिंग अ वेयर हाउस. मैंने वेयर हाउस नहीं रखा, ऑनलाइन ही जो भी ऑर्डर आता है उसके अकॉर्डिंग मैं सामान बेच देता हूँ. सो दोज आर मार्केट इंटेलिजेंस. सो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन एक तरह से यहाँ पे बता रहे हैं. थर्ड आता है इंटरनल कंपनी डेटा. अब इंटरनल कंपनी डेटा क्या होता है मार्केटिंग के लिए? इंटरनल कंपनी डेटा इज़ कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन एक डेस्क रिसर्चर को चाहिए होती है कि इंटरनली हम कितने प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, दूसरी कंपनी कितने प्रॉफिट कमा रही है, हम कितने प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या आगे जाके अगर हम ये काम करते हैं तो प्रॉफिट कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, बजटिंग एंड ऑल, ठीक है. हमारा MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट, किस तरह से हमारी सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ इंटरनल कंपनी डेटा. सो इंटरनल कंपनी डेटा इज़ परहैप्स द मोस्ट निग्लेक्टेड सोर्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन. कंपनीज tend to record their sales information for accountancy purpose or for the management of sales force. Conversely, many companies, especially blue chip companies, अब blue chip companies का मतलब क्या होता है, जो टॉप कंपनीज होती हैं जो काफ़ी पुरानी हैं. मैं तुम्हें इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा ब्लू चिप के बारे में. सो तुम्हें सिर्फ कैसे याद करना है कि ब्लू चिप कंपनीज का मतलब क्या होता है. ब्लू चिप कंपनीज आर टॉप की कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट में लोगों से जो पैसा लिया हुआ है, मार्केट में जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, टॉप की वैल्यू है. दोज आर कॉल्ड ब्लू चिप कंपनीज, ठीक है. सो स्पेशली ब्लू चिप कंपनीज एंड पब्लिक सर्विसेज कैन ऑफन बी सीन टू प्रोड्यूस रीम्स ऑफ डेटा फॉर नो अपरेंट रीजन बिकॉज वी ऑलवेज हैव डन. Rarely the information is collected in form which can be readily used in marketing management. तो marketing management में हम इस information को बहुत रेयरली यूज़ करते हैं. क्यों? अगर मैं एक नया प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूँ,
या बेचना चाहता हूँ, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, उस चीज़ का इंटरनल कंपनी डेटा से बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है। क्योंकि मार्केट से मुझे पूछना पड़ेगा ना, लोगों से पूछना पड़ेगा, इकोनॉमिक फैक्टर देखने पड़ेंगे, प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा। कंपनी के इंटरनल फैक्टर से कैसे पता चलेगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा हम इंटरनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। क्यों? अगर हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रही है, इन दैट केस अगर हम पुराने पार्ट को बंद करके नया काम कराना शुरू कर सकते हैं, सो इट वुड बी वेरी रिस्की कि कल को अगर ये भी नहीं चला तो कंपनी को बंद करना पड़ सकता है। इससे बेटर है जो ऑलरेडी काम चल रहा है, ऑलरेडी सेट है, हम उसी में कुछ देखते हैं कि कैसे उस चीज़ को बढ़ा के एट पार लेके आए। ठीक है, सो दैट इज इंटरनल कंपनी डेटा। सो 3 टाइप के डेटाज विच आर रिक्वायर्ड for desk research are economic intelligence, economic information, marketing information and internal company information. अब इसके बाद आती है फील्ड रिसर्च। ये टर्म हमने ऊपर भी एक बार देखी थी, फील्ड रिसर्च। सो फील्ड रिसर्च क्या होती है? जैसे हमने अभी क्या किया था, हमने सबसे पहले पढ़ा था हमने फोकस ग्रुप्स कि हमने कुछ लिमिटेड लोगों को पकड़ा। देन हमने देखा डेस्क रिसर्च कि हमने ऑनलाइन सिस्टम में बैठ के ही देखा कि मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की नहीं है। अब आता है फील्ड रिसर्च। सो फील्ड रिसर्च क्या होता है? अब फील्ड रिसर्च का एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे ये मेरे साथ ही हुआ था कि जैसे आई वॉज गोइंग टू मार्केट, तो वहाँ पे आई मेट 2 पर्सन, 2 लोग आए मेरे पास। ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला कि सर हम ना जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ग्लव्स हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल कि ग्लव्स हैं, आप बाइक चलाते हो? मैंने कहा हाँ मैं बाइक चलाता हूँ। उन्होंने बोला कि सर ये बाइकर्स के लिए ग्लव है, आप एक बार बस ये ग्लव्स डालो। उन्होंने सैनिटाइज वगैरह करे थे कि एक बार आप ये ग्लव्स डालो और ग्लव्स डाल के देखो और आप हमें बताओ कि क्या ये ग्लव्स अच्छे हैं कि नहीं हैं। अगर अच्छे हैं तो यू कैन बाय इट फ्रॉम अस। अगर आप लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते कोई इशू नहीं है, बट हमें सिर्फ आप रिव्यू दे दो इन ग्लव्स का कि ये ग्लव्स आपको कैसे लगे। ठीक है, मैंने वो ग्लव्स पहने, मुझे वो ग्लव्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत सॉफ्ट थे और बहुत स्टर्डी थे, इन द सेंस के बाइकिंग के लिए बहुत अच्छे थे और इनफैक्ट थोड़े सेफ़ भी थे कि अगर इन केस बाइक से गिर भी जाएँ तो हाथों को नहीं कुछ होगा, निशान नहीं पड़ेंगे हाथ पे। तो अच्छे ग्लव्स थे, मोटे ग्लव्स थे। ठीक है, और अंदर से सॉफ्ट भी काफ़ी थे। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ फील्ड रिसर्च। ठीक है, तो मैंने तुम्हें जो एग्जांपल दिया था दैट वाज अ फेक एग्जांपल। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मार्केट में ग्लव्स के लिए ऐसा नहीं करता, बट इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने मुझसे पूछा। फिर मैं जब चला गया, फिर ये घूमते रहे मार्केट में, फिर 2-3 बंदे और मिले, उनसे पूछा। ऐसे करके ये इस टाइप के बहुत सारे लोग बहुत एरियाज़ में गए, अलग अलग एरियाज़ में। ठीक है, सबसे ऐसी इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद इन्होंने अपना एरिया चेंज किया, जगह चेंज करी, स्टेट चेंज किया, देन उनसे इन्फॉर्मेशन ली। सो दैट इज़ लाइक यू कैन से फील्ड रिसर्च। तो इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। उन्होंने डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन पर्सन से ली, दैट इज नॉट अ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। वो डायरेक्टली पर्सन को चेक कराया, उससे पूछा, तो ये डायरेक्टली प्राइमरी रिसोर्स है। उसने कोई ऑनलाइन अपलोड नहीं करा हुआ था कि उसको कैसा लगा ये ग्लव्स एंड ऑल, वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। गूगल पे सर्च करके नहीं देखा कि ये ग्लव्स का रिस्पॉन्स कैसे है। मैंने अमेजॉन के कस्टमर रिव्यूज़ पे नहीं देखा कि ये चीज़ अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही। मैंने डायरेक्टली पर्सन से पूछा। Although it is more expensive and time consuming than desk research, the result should be more accurate, relevant and up to date. Results are more accurate. अब तुम बोलोगे कि सर फील्ड रिसर्च ठीक है, फिर इस हिसाब से तो हमारा जो हमने फोकस ग्रुप पढ़ा था वो भी अच्छा था। अब फोकस ग्रुप में और फील्ड रिसर्च में जो डिफरेंस है वो ये है, फोकस ग्रुप में बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं। फोकस ग्रुप में हम 8-10 लोगों से ज़्यादा लोगों से नहीं पूछते, बस उतने से पूछा एक एरिया में 8-10 लोगों से, दैट्स इट। लेकिन फील्ड रिसर्च में वी ट्राई टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एज मच पीपल एज वी कैन। ठीक है, सो ऑल्दो दिस इज मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग दैट डेस्क रिसर्च, द रिजल्ट शुड बी मोर एक्यूरेट। देर आर 2 टाइप ऑफ फील्ड रिसर्च। फर्स्ट इज मोटिवेशनल रिसर्च एंड सेकेंड इज मेजरमेंट रिजल्ट। अब सबसे पहले आता है मोटिवेशनल रिसर्च। अब मोटिवेशनल रिसर्च क्या होती है, एक बार देखते हैं। Motivational research, the objective is to understand factors that influence why customer do or do not buy the particular product. अब मोटिवेशनल रिसर्च का मतलब क्या होता है? अगर जैसे फॉर एग्जांपल, चलो ये मैंने ग्लव्स का एग्जांपल दिया था, सोचो एक पर्सन तुम्हारे पास आया, उसने तुम्हारे को बोला कि ये हमारी एक नई
बटर स्कॉच मिल्क है, ये बटर स्कॉच मिल्क है, दिस इज़ लाइक अ ड्रिंक, शेक टाइप है, बट ये मिल्क है, शेक की तरह बहुत हैवी नहीं है, ये बहुत लाइट है, बटर स्कॉच मिल्क, ठीक है। इसमें चीनी भी जो है दैट इज़ एप्ट, आपको इसमें कुछ मिक्स नहीं करना, जस्ट ये पाउडर दूध में डालो एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली हैव इट। तो पॉइंट इज़, मैंने जब वो चीज़ पी तो उन्होंने मेरा रिव्यू देखा, उन्होंने रिव्यू ये नहीं देखा कि ये चीज़ बढ़िया कि नहीं बढ़िया, उन्होंने ये देखा कि क्या चीज़, पहली बात तो मुझे इस प्रोडक्ट में अच्छी लगी, वाई एम आई मोटिवेटेड टू बाय दिस प्रोडक्ट, इसमें ऐसा क्या है, मे बी बिकॉज ऑफ इसकी फ्रेगरेंस, इसका टेस्ट, किस वजह से आई विल बी मोटिवेटेड टू बाय द प्रोडक्ट, और मैं किस वजह से डीमोटिवेट हूँ। सो सम ऑफ द मोर कॉमन टेक्निक्स इन मोटिवेशनल रिसर्च आर, ये जो लिखा हुआ है मेजरमेंट रिसर्च, इसको हटा देना, ये इसका पार्ट नहीं है, ये इन्होंने वैसे ही लिख दिया गलती से। सो मोटिवेशनल रिसर्च की क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। फर्स्ट इज़ डेप्थ इंटरव्यूइंग, सेकंड इज़ ग्रुप इंटरव्यूइंग, थर्ड इज़ वर्ड एसोसिएशन टेस्टिंग एंड फोर्थ इज़ ट्राइड टेस्टिंग। सो डेप्थ इंटरव्यूइंग का मतलब क्या होती है कि हमने एक ट्रेन पर्सन से बोला कि तुम, अब हमने ट्रेन पर्सन को हायर किया और उसको बोला कि तुम जो भी पर्सन है उसका इन डेप्थ इंटरव्यू करो। जैसे अगर तुमने उसको पूछा बटर मिल्क के बारे में आपको कैसा लग रहा है, उसने बताया हाँ इसमें ये चीज़ है, इसमें वो है, मैंने, ये है ट्रेनर और ये है पर्सन जिसने वो मिल्क पी है। ट्रेनर ने इससे पूछा कि आप एक बताओ आपको मिल्क कैसा लगा, और पूरा डिटेल में अपने अकॉर्डिंग 2 मिनट लगा के, ठीक है। उसने बोला देखो मिल्क अच्छा है, थोड़ा सा इसमें ऐसा है कि लिक्विड ज़्यादा है, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, इसके अंदर बटर स्कॉच का फ्लेवर आ रहा है बट थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा और बेटर हो सकता है। ऐसे करके इसने उसका पूरा एक डिटेल डेप्थ इंटरव्यू लिया। दैट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशनल रिसर्च। सेकेंड इज़ group interviewing, where between 6 and 10 people are asked to consider the relevant subject under trained supervision। जैसे डेप्थ इंटरव्यू है, अब वैसे ही ट्रेनर ने 8-9 लोगों को एक साथ पूछा, ही इज़ द ट्रेनर, इसने 8-9 लोगों को एक साथ पूछा कि आपको बताओ इसमें क्या लगा, कैसे लगा, एक तरह से ग्रुप इंटरव्यू लिया उन लोगों का कि आपको ये मिल्क, बटर मिल्क कैसा लगा, बटर स्कॉच मिल्क। देन वर्ड एसोसिएशन टेस्टिंग, on being given a word by the interviewer, the first word that comes to the mind of the person being tested is noted। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मैंने बोला कि आपको टेस्ट कैसा लगा, मैंने एक वर्ड बोला टेस्ट। अब टेस्ट बोलने पे लोगों का क्या रिस्पॉन्स आया कि टेस्ट बोलने पे ज़्यादा मीठा है, कम मीठा है, या जैसे मैंने बोला कि शुगर कैसी है, मैंने बोला शुगर कैसी है, तो सबने बोला कम शुगर है, ठीक है, ओके है, ज़्यादा शुगर है। दैट इज़ वर्ड एसोसिएशन टेस्टिंग। ऑन being given a word by the interviewer, first word that comes into the mind of the person being tested and noted, क्योंकि फर्स्ट वर्ड जो आता है वो हमेशा सच निकलता है, ठीक है। उसने बोला ठीक थी, चीनी ठीक ठाक थी, चीनी बहुत ज़्यादा थी, चीनी बहुत कम थी। दैट इज़ वर्ड एसोसिएशन टेस्टिंग। अब ट्राई टेस्टिंग क्या होता है, अब जैसे मैंने उनको 3 ग्लास दिए, तीनों में डिफरेंट क्वालिटी कह रहा हूँ, सॉरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क थे। जैसे एक में था बटर स्कॉच, एक में था वनीला, ठीक है, एक में था लेट्स से चॉकलेट। तो मैंने इन सब से पूछा, इन सब से डिस्कस किया कि आपको सबसे बेटर कौन सा लगा इन तीनों में से। सब ने बोला कि हमें बटर स्कॉच अच्छा लगा। बटर स्कॉच, जैसे आउट ऑफ 10 मैंने वोट्स मांगे तो बटर स्कॉच को 6 लोगों ने बोला सही है, वनीला को 4 ने बोला सही है, चॉकलेट को बोला 4 लोगों ने सही है। दैट मीन्स वनीला का रिस्पॉन्स, बटर स्कॉच का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सो दैट इज़ कॉल्ड ट्राई टेस्टिंग। व्हेन पीपल आर आस्क्ड विच आउट ऑफ गिवन 3 आइटम्स, 3 तो यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है जैसे एन एग्जाम्पल, गिवन आइटम्स दे प्रेफर, if the 3 are brands of given type of product or similar type, replies may show great deal about which feature of the product most influence the buying decision। कि लोग अगर बटरस्कॉच ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो हो सकता है बटरस्कॉच के टेस्ट की वजह से या बटरस्कॉच की और भी क्वालिटी की वजह से इट इज़ प्रेफर्ड, तो वो चीज़ हमें पता चल जाती है। सो दीज आर मोटिवेशनल रिसर्च, ठीक है। अब मोटिवेशनल रिसर्च के बाद हमारी नेक्स्ट आती है मेजरमेंट रिसर्च। अब एक काम करते हैं, मेजरमेंट रिसर्च को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बिकॉज मेरी वीडियोस में कुछ प्रॉब्लम है कि 40 मिनट से जब ऊपर जाती है तो इसे हैंग होना, लैग करना शुरू कर देती है। तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस बिलो 40 मिनट्स ओनली, ठीक है। लेंथ उसकी 40 मिनट से कम होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसको करते हैं। बाकी जो भी हमने पढ़ा है एक बार
उस थ्योरी को डिटेल में एक बार पढ़ लेना। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।